हेलो प्लस टू। तो बच्चों शुरू करते हैं आप लोगों का थर्ड यूनिट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। केमिकल काइनेटिक्स का आप लोगों को असाइनमेंट में बच्चों दे चुका था। आई होप, उम्मीद करता हूं मैं कि आप लोगों ने प्रॉब्लम्स केमिकल काइनेटिक्स के असाइनमेंट की सारी प्रॉब्लम्स करके देखी होंगी। अगर फिर भी किसी बच्चे को केमिकल काइनेटिक्स में कोई डाउट आता है तो वो बच्चा मेरे साथ डिस्कस कर सकता है, व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकता है डाउट अपना। अब बच्चों नेक्स्ट यूनिट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, ध्यान से पढ़ना और स्टार्टिंग से हर एक चीज़ को समझते हुए चलना ताकि आगे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बच्चों सबसे पहले बहुत बेसिक सी टर्म मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, रेजिस्टेंस डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक टर्म आती है जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। क्या होता है रेजिस्टेंस? क्या होता है बच्चों? रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी कंडक्टर की। अगर मैं कंडक्टर की बात कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं कोई सॉलिड कंडक्टर ले लेता हूँ, मान लो इस तरीके से मैंने कोई सॉलिड कंडक्टर ले लिया। मैं कहता हूँ कि इस कंडक्टर की लेंथ मैंने L ले ली और A ले लिया, स्मॉल a, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अगर इसके थ्रू मान लो करंट फ्लो कर रहा है, करंट मैंने I लिया बच्चों, तो इस करंट के फ्लो को जो प्रॉपर्टी अपोज करती है, इस कंडक्टर की जो प्रॉपर्टी अपोज करती है, उसको बोला जाता है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी विच विल प्रोड्यूस हिंड्रेंस इन द फ्लो ऑफ करंट, थ्रू एनी कंडक्टर। उसको क्या बोला जाएगा बच्चों? उसको बोला जाएगा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो क्या लिखूंगा मैं? बहुत सिंपल सी लाइन है बच्चों कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर which will provide hindrance in the flow of current, through the conductor, है ना? थ्रू द कंडक्टर उसको क्या बोला जाएगा बच्चों? रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस को मैं दिखाता हूं कैपिटल R से। ये सब आप लोग फिजिक्स में पढ़ चुके, पता है आप लोगों को, ठीक है जी बच्चों। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है बच्चों? रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। देखो बताता हूँ अभी आगे आप लोगों को पता है। जैसे मैं अभी एक कंडक्टर का एग्जांपल ले रहा था, मान लो ये कंडक्टर है बच्चों। ये कंडक्टर के लिए मैं बोल रहा हूँ कि इसकी लेंथ मैंने स्मॉल l ली, स्मॉल a मैंने ले लिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो जो रेजिस्टेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है लेंथ ऑफ कंडक्टर के, और जो रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर आप लोगों को पता है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। यस और नो? सही है। तो मैं इसको लिख सकता हूं R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए कांस्टेंट रखता हूं मैं यहाँ, इसको बोला जाता है रो L बाय A। ये हुआ बच्चों रेजिस्टेंस। इस कांस्टेंट को बोला जाएगा रेजिस्टिविटी। इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को बोला जाएगा रेजिस्टिविटी। दिस इज लेंथ ऑफ कंडक्टर, दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। और यूनिट क्या होती है बच्चों R की? यूनिट ऑफ R होती है ओम। या मैं इसको ऐसे दिखाता हूं, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। ये सब आप लोग पढ़ चुके फिजिक्स में। रेजिस्टेंस के बारे में आप लोगों को पता है। अब मैं बात करता हूं कंडक्टेंस की। कि कंडक्टेंस क्या होता है। कंडक्टेंस क्या होगा बच्चों? रेजिस्टेंस का उल्टा, रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होगा उसको मैं क्या बोल दूंगा? उसको कंडक्टेंस बोला जाएगा। सीधी सी बात है। इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है, उस करंट के फ्लो को जो अपोज कर रहा है उसको रेजिस्टेंस बोला जाएगा। और इसके करंट फ्लो करने की इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाएगा? करंट फ्लो करवाने की इसकी इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाएगा? कंडक्टेंस बोला जाएगा। तो कंडक्टेंस की अगर मैं बात करूं, हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट आप लोग कंडक्टेंस।
कंडक्टेंस क्या होता है? इट इज रेसिप्रोकल ऑफ, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, सीधी सी बात है। तो इसको मैं C से रिप्रेजेंट करता हूं बच्चों, कंडक्टेंस को कैपिटल C से, एंड इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर है जी? अब रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। तो कंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी बच्चों? कंडक्टेंस की यूनिट हो जाएगी, कंडक्टेंस की यूनिट हो जाएगी क्या? ओम इनवर्स। मैं लिख देता हूं यहां, इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट होगी बच्चों, ध्यान से देखना, इसकी यूनिट को मैं कितने तरीके से लिख रहा हूं, क्या क्या लिख रहा हूं? इसको मैं लिख रहा हूं ओम इनवर्स, ऐसे लिख सकता हूं ओम इनवर्स, या इसको मैं बोल सकता हूं महो भी बोल देता हूं, महो, ओम इनवर्स या महो बोल देता हूं, या मैं इसको साइमंस भी बोल सकता हूं। एक ही बात है, आप साइमंस बोलो, ओम इनवर्स बोलो या महो बोलो, एक ही बात है। तो कंडक्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स, क्योंकि ऊपर जाने के बाद ओम इनवर्स, या आप उसको महो बोलो या आप उसको क्या बोलो? साइमंस, एक ही बात है। ठीक है, ये था बच्चों कंडक्टेंस। अब कंडक्टेंस के बाद जो नेक्स्ट है बच्चों वो है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टिविटी का, और क्या है? कंडक्टिविटी जो होता है वो रेसिप्रोकल होगा रेजिस्टिविटी का। जैसे कंडक्टेंस किसका रेसिप्रोकल होता है? रेजिस्टेंस का। ऐसे ही कंडक्टिविटी किसका रेसिप्रोकल होगा? रेजिस्टिविटी का। देखो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था? R था, R इज इक्वल टू रो L बाय ए। ये था रेजिस्टेंस, ये था बच्चों रेजिस्टेंस, और ये क्या था बच्चों? ये था रेजिस्टिविटी, ये था रेजिस्टिविटी। क्लियर? अब रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है? इसका रेसिप्रोकल था कंडक्टेंस, इसका जो रेसिप्रोकल था, इसका जो रेसिप्रोकल था वो था कंडक्टेंस, और इसका जो रेसिप्रोकल होगा, इसका जो रेसिप्रोकल होगा उसको बोला जाएगा कंडक्टिविटी। जरा ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोला जाएगा कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी को मैं दिखाता हूं कापा से, ये देखो कापा कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। लिखने में प्रॉब्लम आ रही है ज़्यादा, एक काम करो, यूं के डालो और इस चीज़ को यहाँ से बेंड कर दो थोड़ा सा। इसको कापा बोला जाता है, इसको प्रोनाउंस किया जाता है बच्चों कापा। कोई कप्पा बोलता है, कोई कापा बोलता है, जो आप प्रोनाउंस करना चाहो वैसे प्रोनाउंस करो। ठीक है, इसको मैंने क्या बोला? कापा। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो हम लोगों को बात करनी है अब कंडक्टिविटी की, हम लोगों को पढ़ना है कंडक्टिविटी। देखो कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी हम लोगों को पढ़नी है बच्चों, तीन तरीके की कंडक्टिविटी पढ़नी है। एक होगी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, एक होगी मोलर कंडक्टिविटी, और जो एक पढ़नी है वो होगी बच्चों इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट। सबसे पहले सिंपल देखो, मैं कंडक्टिविटी की बात करता हूं, हेडिंग डालेंगे आप लोग कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मैंने बोला इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? कापा से। देखो इसका मैथमेटिकल रिलेशन करते हैं। R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए होता है, आप लोगों को पता है। रो यहाँ पे क्या था बच्चों? रो यहाँ पे रेजिस्टिविटी था। L अपॉन ए को क्या बोला जाएगा? ये होता है सेल कांस्टेंट। ये क्या होगा? सेल कांस्टेंट, इसको बोला जाएगा सेल कांस्टेंट। अब ये L अपॉन ए का क्या फंडा है सर? ये देखो, क्योंकि केमिस्ट्री के केस में हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन की, मैं कोई सॉलिड कंडक्टर नहीं लेके चल रहा अब यहाँ पे, मैं सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी चेक कर रहा हूँ। सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी चेक करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? मैं यहाँ पे लूंगा बच्चों इलेक्ट्रोड्स, एनोड एंड कैथोड्स, करंट फ्लो करवाऊंगा मैं, और जितना सॉल्यूशन लेना है मेरे को वो सॉल्यूशन इन दोनों के बीच में लेना है, दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में। तो जो ये डिस्टेंस होगा ये हमारे लिए L हो जाएगा, और इसको बोल दूंगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये तो सेम ही रहेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये हो जाएंगे बच्चों, जो L अपॉन ए होगा, ये मैंने कोई कंटेनर लिया, उस कंटेनर के अंदर मैंने दो बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स लिए हुए हैं, और बीच में क्या लिया हुआ है कि कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन दिया हुआ है। इस सॉल्यूशन में से करंट फ्लो करने की क्या कैपेबिलिटी है, इस सॉल्यूशन के करंट फ्लो करवाने की क्या कैपेबिलिटी है, उसी को मैं चेक कर रहा हूँ, उसी को कंडक्टिविटी बोला जाएगा बच्चों। तो L अपॉन ए क्या होगा? L अपॉन ए को मैं एक साथ बोल दूंगा सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट।
वैसे अगर मैं L की बात करूं तो L क्या होगा, लेंथ ऑफ कंडक्टर, L होगा लेंथ ऑफ कंडक्टर। एंड स्मॉल a को मैं क्या बोलूंगा बच्चों, स्मॉल a को क्या बोलूंगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। ये था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो L अपॉन a को क्या बोलूंगा, सेल कांस्टेंट, L अपॉन a को बोला जाएगा सेल कांस्टेंट। अब देखो बच्चों क्या फंडा है, ये है बच्चों के, अगर मैं इस रो को ले जाता हूं यहां और इसको मैंने r को लिख दिया यहां इंटू L अपॉन a, ठीक है। अब 1 बाय रो, 1 बाय r तो होता है बच्चों, अभी बताया था आप लोगों को कंडक्टेंस, और 1 बाय रो क्या होगा, कापा। रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस और रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या होगा, कंडक्टिविटी। तो इसको क्या बोलूंगा, कापा, इसको बोला जाएगा कापा, कंडक्टिविटी C इंटू एल बाय ए। ये निकल गया फॉर्मूला फॉर कंडक्टिविटी। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं इस फॉर्मूले से, ध्यान से देख लो इस चीज को। 1 बाय आर को मैं C लिख सकता हूं क्योंकि कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 बाय आर होता है। L बाय ए, L बाय ए क्या होता है, सेल कांस्टेंट। L बाय ए को एक साथ क्या बोला जाता है, L बाय ए रेशो को क्या बोला जाता है, सेल कांस्टेंट। अब ये देखो कापा की अगर मैं यूनिट की बात करूं, यहाँ कंडक्टिविटी की अगर मैं यूनिट की बात करता हूं, यूनिट क्या होगी, कंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस बच्चों ये देखो 1 बाय आर इंटू एल बाय ए, ये है रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होगा। लेंथ मीटर या सेंटीमीटर में ले लो तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। अगर मैंने लेंथ को मीटर में लिया है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैंने लेंथ को किस में लिया है बच्चों, अगर मैं लेंथ की बात कर रहा हूँ यहाँ, अगर मैंने लेंथ को सेंटीमीटर में लिया है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मीटर से मीटर गया तो ये हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, महो मीटर इनवर्स। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा, और या मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, साइमन मीटर इनवर्स, साइमन मीटर इनवर्स। ये इसकी यूनिट है, ध्यान रखना। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या मैं बोल सकता हूँ महो मीटर इनवर्स, या मैं इसको बोल सकता हूँ साइमन मीटर इनवर्स। क्लियर है जी बच्चों, ये थी यूनिट कंडक्टिविटी की। अब कंडक्टिविटी को भी मैं 3 कैटेगरीज में बांटता हूं। एक होती है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, एक होती है बच्चों मोलर कंडक्टिविटी, और एक होती है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो ये कौन सी कंडक्टिविटी थी सर, जो आपने स्टार्टिंग में बता दी? अभी बताता हूं, देखो क्या है। हाँ जी, कंडक्टिविटी जो मेरे को पढ़नी है बच्चों, 3 टाइप की कंडक्टिविटी हम लोगों को पढ़नी है। फर्स्ट आती है बच्चों स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, जो सिंपल, अगर किसी न्यूमेरिकल के अंदर आप लोगों को सिंपल कंडक्टिविटी वर्ड लिखा हुआ मिल रहा है ना, दैट मीन्स ही इज टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। सीधी सी बात है, अगर कहीं सिंपल कंडक्टिविटी लिखा हुआ मिला है तो वो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की बात कर रहा है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। सेकंड हम लोगों को पढ़नी है बच्चों मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। और जो थर्ड आप लोग पढ़ोगे बच्चों, दैट विल बी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, उसको बोला जाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। लो जी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। जो सिंपल कंडक्टिविटी जिसका मैथमेटिकल रिलेशन मैंने आप लोगों को अभी निकलवाया, उसी को बोला जाता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। इसको मैं अकेला कंडक्टिविटी बोल दूं या मैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बोल दूं, एक ही चीज होती है, जिसको कापा से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसको कापा से दिखाया जाता है, और इसका रिलेशन आता है 1 बाय आर इंटू एल बाय ए, या कापा C इंटू एल बाय ए। और इसकी यूनिट क्या थी बच्चों, इसकी यूनिट होती है, अभी बताया था आप लोगों को, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, और मैं बोल सकता हूँ साइमन मीटर इनवर्स, और मैं बोल सकता हूँ महो मीटर इनवर्स। ये सारा का सारा सिस्टम है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या सिंपल कंडक्टिविटी एक ही चीज होती है,
जिसका मैथमेटिकल पार्ट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका। प्रैक्टिकली ये चीज़ क्या होती है मैं अभी बताता हूँ आप लोगों को, एक प्रॉपर डेफिनेशन बताता हूँ इसकी क्या होती है। उसके बाद मोलर कंडक्टिविटी हम लोग डिस्कस करेंगे और लास्ट में पढ़ेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो देखो, सबसे पहले पढ़ते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। इस स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का मैथमेटिकल पार्ट आप लोगों को मैं करवा चुका, मैथमेटिकल डेरिवेशन कैसे होगा वो सब आप लोगों को मैं बता चुका। अब जो हम लोगों को डिस्कस करना है वो पढ़ना है कि होती क्या है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ध्यान से देखो, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या बोलता है? ये कहता है कि अगर मैं कोई सॉल्यूशन ले लेता हूं बच्चों, अगर मैं कोई सॉल्यूशन ले लेता हूं, एक मिनट, हाँ, अगर मैं कोई सॉल्यूशन ले लेता हूं, उस सॉल्यूशन में अगर मैं पर सेंटीमीटर क्यूब की कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना चाहता हूं, पर सेंटीमीटर क्यूब या पर ml की कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो उसको बोला जाता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। मतलब अब ये पर सेंटीमीटर क्यूब का क्या फंडा है सर? 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml होता है बच्चों, ये ध्यान रखना। 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml के इक्वल होता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml। क्लियर है, ये आप लोगों को पता है। अगर मेरे पास कोई v ml का सॉल्यूशन दिया है, कितना भी वॉल्यूम है, आई डोंट नो, 100 ml है, 200 ml है, 300 ml है, कितना भी है, अगर उसमें से मैं पर ml की कंडक्टिविटी कैलकुलेट करता हूं तो उस पर ml की कंडक्टिविटी को बोला जाएगा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। बस ये और कुछ नहीं है। आपकी बुक में बहुत कंफ्यूजिंग वे से लिखा हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना ज़्यादा। आप सीधा ये चीज़ देखो कि पर किसी सॉल्यूशन में पर ml की जो कंडक्टिविटी होगी, पर ml सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी होगी, पर सेंटीमीटर क्यूब की जो कंडक्टिविटी होगी, पर ml सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी होगी या पर सेंटीमीटर क्यूब की जो कंडक्टिविटी होगी, उसी को बोला जाएगा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, नथिंग एल्स। सीधा लिखोगे बच्चों आप लोग, तो सीधा इसकी डेफिनेशन क्या बन जाती है बच्चों? सीधा इसकी डेफिनेशन क्या बन जाती है? इट इज द कंडक्टिंग पावर ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ सॉल्यूशन। इट is the conducting power of 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन के पर सेंटीमीटर क्यूब की जो कंडक्टिंग पावर होगी, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कोई ना कोई पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होंगे। ये ले लो भाई NaCl, मैंने इसको वाटर के अंदर मिक्स कर दिया, सॉल्यूशन बना दिया। ये इलेक्ट्रोलाइट है, इसको मैंने वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दिया, तो ये सॉल्यूशन बन गया, ये सॉल्यूशन बन गया। तो बच्चों अगर मैं इसके पर सेंटीमीटर के अंदर चेक करता हूँ, इसके पर सेंटीमीटर के अंदर कितने नंबर ऑफ आयंस आ रहे हैं, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ रहे हैं उस इलेक्ट्रोलाइट के, जो कि उसकी कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, उसी को बोला जाएगा उसकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। अब अगर देखो जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे पर सेंटीमीटर के अंदर, 1 ml के अंदर जितने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे उतनी ज्यादा उनकी क्या हो जाएगी? कंडक्टिविटी हो जाएगी। सीधी सी बात है बच्चों, ठीक है। तो पर ml की कंडक्टिविटी अगर मैं निकालूंगा किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर, तो उसको उसकी क्या बोला जाएगा? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। अगर पर ml के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो गए तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर पर ml के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा हो गई तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है ना? तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी हो जाएगी ज्यादा अगर नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा हुए पर ml में, और अगर पर ml में नंबर ऑफ पार्टिकल हो गए कम तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो सीधी सी डेफिनेशन क्या है? इट इज द कंडक्टिंग पावर ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ सॉल्यूशन, ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब, या आप बोल सकते हो 1 ml ऑफ अ सॉल्यूशन, 1 ml ऑफ अ सॉल्यूशन। मैथमेटिकल फॉर्मूला आप लोगों को बता चुका, कापा इज इक्वल टू 1/r इंटू L/A था सेल कांस्टेंट, तो कापा इज इक्वल टू 1/ओम इंटू, दोबारा लिखने की जरूरत है क्या? सीधा लिख देता हूं मैं यूनिट इसकी। लो, जिसकी यूनिट क्या आएगी यहाँ से? ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स लिख लो यहाँ पे। सेंटीमीटर स्क्वायर है, या मैं बोल सकता हूँ महो सेंटीमीटर इनवर्स, या मैं बोल सकता हूँ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर है जी? अब ये जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती है ये किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी? ये डिपेंड करेगी नेचर ऑफ सब्सटेंस के ऊपर। सबसे पहली बात,
तो ये किसका रेसिप्रोकल होती है, ये रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होती है। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, इट इज द ये बात लिखवाने की जरूरत है, वैसे बता दिया था मैंने आप लोगों को। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। अच्छा, और ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, ये नेचर ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करती है। जो इलेक्ट्रोलाइट में डिसॉल्व कर रहा हूँ उसकी नेचर कैसी है, वीक है, स्ट्रॉन्ग है, कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। नेचर ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करेगी, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगी। टेम्परेचर बढ़ाने से पार्टिकल्स की मूवमेंट बढ़ेगी, पर एमएल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाएंगे। टेम्परेचर के चेंज करने से भी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के ऊपर क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा बच्चों। प्रेशर के चेंज करने से नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ पर एमएल ऑफ दैट सॉल्यूशन इफेक्ट पड़ेगा। ये देखो यार, अगर मैंने कोई सॉल्यूशन ले लिया, मैं इसके पर एमएल की बात कर रहा हूँ, पर एमएल में नंबर ऑफ पार्टिकल मान लो पहले ज़्यादा आ रहे थे, मैंने बोला नेचर ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करेगी, जो सॉल्यूट में उसके अंदर डिसॉल्व कर रहा हूँ उसके ऊपर डिपेंड करेगी। सॉल्यूट कम टूटेगा, ज़्यादा टूटेगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट है या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। ज़्यादा टूटेगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा हो जाएंगे पर एमएल में, कम टूटेगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर एमएल में कम हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगी, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो पार्टिकल्स की मूवमेंट बढ़ेगी, पार्टिकल्स की मूवमेंट बढ़ेगी तो पर एमएल में नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो जाएंगे। पार्टिकल्स इधर उधर भागेंगे, रैंडमली इधर उधर मूव करेंगे तो पर एमएल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के ऊपर। प्रेशर का भी इफेक्ट पड़ता है, प्रेशर बढ़ाने से पार्टिकल एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे तो पर एमएल में नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाएंगे, उससे भी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो नेचर ऑफ सब्सटेंस से इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर से इफेक्ट पड़ता है, प्रेशर से इफेक्ट पड़ता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के ऊपर, ठीक है जी। तो सीधा सीधा मैं लिख सकता हूं कि इट डिपेंड्स अपॉन, लो जी बच्चों, इट डिपेंड्स अपॉन किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगी बच्चों, नेचर ऑफ सब्सटेंस पे और टेम्परेचर पे और प्रेशर पे, इन सारे फैक्टर्स पे ये डिपेंड करती है। ये कुछ एक मेन पॉइंट है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के, ध्यान रख लेना इनको, ठीक है। कितने टेम्परेचर पे मैं उस सॉल्यूशन को ले रहा हूँ, कितने प्रेशर पे ले रहा हूँ, और क्या उस सॉल्यूट का नेचर है जिसको मैं डिसॉल्व कर रहा हूँ। ये सब चीज़ें हैं जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को अफेक्ट करती हैं, ठीक है जी बच्चों। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इसको पढ़ के रखना, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की प्रॉब्लम आप लोग करके देखना बच्चों, ठीक है। कोई डाउट आता है तो डाउट मेरे पास भेजना। बाकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। ओके जी बच्चों, थैंक यू वेरी मच।